नमस्कार, स्वागत है आपका। पंचायत चुनाव का रण जारी है और न्यूज 18 पर महा कवरेज भी जारी है। गांव की सरकार का पहला चरण अलवर और धौलपुर में पंचायत चुनाव मतदान प्रक्रिया चल रही है। दोनों जिलों में आज पंचायत के चुनाव मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। 9,41,490 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल इसमें करेंगे। दूसरे चरण के लिए 23 अक्टूबर को चुनाव होगा और तीसरे चरण के लिए 26 अक्टूबर को मतदान होगा। चलिए, हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से, कविराज जी बीजेपी से और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। बाबूलाल, दोनों जगहों पर पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अलवर धौलपुर में। क्या कुछ तस्वीर वहां से आ रही है ये बताइए, और क्या कहता है राजनीतिक समीकरण दोनों जगहों पर? देखिए सुमित, बहुत ही सेंसिटिव जगह है दोनों ही, और बहुत ही संभल संभल करके यहाँ पर नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर में पिछली बार जब जिला प्रमुख का चुनाव हुआ था तो वहां पर जीती जिताई बाजी जो है वो बीजेपी हार गई थी, भीतरघात हुई थी और उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने खुल करके बगावत कर दी थी पार्टी के खिलाफ। तो बीजेपी इस बार बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आज तिजारा में चुनाव हो रहे हैं, बहरोड में चुनाव है, निमराना में है, मुंडावर में है और कोट कासिम में। यानी कि बीजेपी का पिछली बार पलड़ा भारी था, लेकिन इस बार क्योंकि सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस ने पूरी ताकत इस इलाके में लगाई है। मंजीत धर्मपाल चौधरी जो कि मुंडावर के एमएलए हैं, उनके यहाँ पर मुंडावर और निमराना में चुनाव है, उन्होंने बहुत कोशिश की है। सबसे बड़ा जो चुनाव रोमांचक जो मुकाबला है वो बहरोड में होने जा रहा है, जहां पर बलजीत यादव चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा समर्थक जीत करके आए, तो डॉक्टर जसवंत यादव भी वहां पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें अपने समर्थकों को जिताने की कोशिश है, ताकि जब जिला प्रमुख का चुनाव हो तो सबसे बड़ा जो दावेदार हो जिस इलाके का, तो उसको वो यानी कि जिला प्रमुख बनाए। तो आज जो है कुल मिलाकर के 16 जो जिला परिषद की सीटें हैं अलवर जिले की, उस पर चुनाव है 5 पंचायत समितियों में, और धौलपुर में राजाखेड़ा और धौलपुर पंचायत समिति में चुनाव होने जा रहा है। दोनों में प्रधान तो कांग्रेस के हैं, लेकिन बीजेपी की एमएलए हैं धौलपुर में शोभा रानी कुशवाहा और राजाखेड़ा में एमएलए हैं रोहित बोरा। वहां पर भी कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। सब दोनों ही पार्टियों ने जोर तो बहुत लगाया है, लेकिन मतदाता जो हैं वो अभी बहुत कम निकल के बाहर आ रहे हैं वोटिंग पर। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो लंबी कतारें आपको मतदान केंद्रों पर दिखाई देगी और एक एक वोट की लड़ाई शाम होते होते आपको मतदान केंद्रों पर नजर आएगी। दोनों ही अति संवेदनशील जिले जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन प्रधानी को लेकर और जिला प्रमुख को लेकर के बहुत यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि हर नेता इस इलाके का जो प्रभावशाली नेता है, चाहे डॉक्टर जसवंत यादव हो, चाहे मास्टर मामन यादव हो, बाड़ाबंदी भी की चाहे जाएगी, रामहित यादव हो आपके, तो ये सब लोग जो है अपनी पूरी ताकत लगा करके और कोशिश करेंगे उनका समर्थक जिला प्रमुख बने, उनका समर्थक जो वहां का प्रधान बने। तो बहुत ही कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। दिन भर बहुत सारी आपको खूबसूरत तस्वीरें भी यहाँ से देखने को मिलेगी। कई जगह आपको मशक्कत करते हुए जो है नेताओं के समर्थक जो है दिखेंगे। एक एक वोट की लड़ाई है और इस लड़ाई में कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता फिलहाल। ठीक है बाबूलाल, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी अभी किसानों के विकास की, उत्थान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राजेंद्र मेघवाल जी के पास ना सिर्फ राजेंद्र मेघवाल जी, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी ये बातें बातों तक ही सीमित रह जाती है, मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं। वजह क्या है, कारण क्या है? फिर हम लोग जाते हैं किसानों के पास, फिर हम लोग जाते हैं ग्रामीणों के पास हमदर्द बन के उनके, जब चुनाव का वक्त नजदीक आता है। राजेंद्र मेघवाल जी, 2018 में सरकार बनी कांग्रेस की, सरकार बनते ही अगले साल, 1 साल भी नहीं हुआ, एक किसान ने कर्ज माफी की बात को लेकर आत्महत्या कर ली और चिट्ठी भी छोड़कर गया, एक जिसमें नाम भी लिखकर गया था, वो आप जानते हैं, सीएम डिप्टी सीएम के नाम लिखकर गया हो, और कहा कि मेरा कर्ज माफी नहीं हुआ है, बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, इस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। किसान आत्महत्या कर रहा है सर आज भी, और आप कह रहे हैं कि आपने किसान को चांद पर पहुंचा दिया है। सुमित जी,
जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद से जब से केंद्र में सरकार बनी है उसके बाद में क्या देशव्यापी किसानों की मतलब आत्महत्या के आंकड़े कहीं पब्लिश होते हैं क्या? 2014 के बाद में चाहे विदर्भ की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते थे, क्या वहाँ पर आजकल वो आंकड़े छपते हैं क्या? इस सरकार ने तमाम तरीके की जो पाबंदियां मीडिया पर या जो जांच एजेंसियों पे लगाई है उसका दुष्परिणाम है कि यहाँ पर मतलब अपने हक की बात करना भी गुनाह है इस देश के अंदर। अब आप इस चीज को देखिए ना, चाहे मतलब किसानों के लिए बात करने की तो बात ही नहीं, इन्होंने मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप कह रहे हैं मीडिया पर से पाबंदी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर हाँ हाँ अपने हक की बात करना दुश्वार है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2014 के बाद से जो मोदी जी की सरकार बनी है यहाँ पर लोगों को अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए ही रोका जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे प्रिंट मीडिया की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो। और ये जो भी आपकी स्वतंत्र एजेंसियां थी जो सर्वे वगैरह करती थी, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए नहीं आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की, हरियाणा क्या वो, अरे उनके खिलाफ ट्रोल किस तरीके से हमले करते हैं, उनके साथ कैसा चरित्र हनन करते हैं, उन महिलाओं के साथ क्या करते हैं, कितनी हत्याएं हो गई है उसी बातों को लेकर, जो चीजें मतलब इस तरीके के लोग करते हैं, नफरत की जो बातें फैलाई जा रही है। आप इस चीज को देखिए। जहां तक किसानों की बात है तो किसानों का एक लंबा सफर कांग्रेस पार्टी ने तय किया। इस देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम मात्रा में होते थे, उसके बाद में नहीं पा रहा हूँ हत्याएं कहाँ हो गई? नहीं आपके ऊपर पाबंदी है क्या? हत्याएं कहाँ हो गई? नहीं पाबंदी है ना, कितनी मतलब आप मुझे एक बात बताइए, कितनी पत्रकारों की या कितनी आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हुई है 7 साल के पीरियड में? देखी ना कितनी हत्याएं वहां पर, कहाँ हत्या? अरे आप देखिए ना, मूल सवाल ये है सुमीत जी, आप अगर सुनना नहीं चाहते तो देखिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? आप उस बात को आप सुनेंगे तो सही ना। हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ, आप बीजेपी का काउंटर करने के लिए यहाँ बैठे हैं या हमारी बात सुनने के लिए बैठे? बात सुनी ना सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं आप मैं आपको कह रहा हूँ ना, कितने आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई 2014 के बाद से, आपको पता है? कितने जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी हत्याएं हुई, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे और भी कई जगह कलबुर्गी के और इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण है, रोहित वेमुला की बात हो, चाहे इस तरीके के पूरे दाभोल कर की बात हो। और किसान जो सुसाइड कर रहे हैं राजस्थान में भी, उनकी बात तो नहीं करनी है ना। राजस्थान में नहीं, सिर्फ क्या राजस्थान में किसान सुसाइड करे? आपको पता है पूरे देश का आंकड़ा आपको पता है? आप बताइए ना, महाराष्ट्र का, विदर्भ का, या छत्तीसगढ़ का, या आपके मध्य प्रदेश का, या आपको तेलंगाना का, या आंध्र प्रदेश का आंकड़ा भी तो जोड़िए ना। तमिलनाडु, ये देश कम से कम पूरा देश अवधेश जी, सोचिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ लेकिन उससे पहले रखेंगे तो अवधेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ लेकिन उससे पहले कविराज जी के पास में जाऊंगा। और देखिएगा अवधेश सर, जिस तरह से राजेंद्र मेघवाल जी से सवाल पूछा जाता है वो बीजेपी के ऊपर डाल देता है। मैं कविराज जी से भी सवाल पूछ रहा हूँ और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप शुरू होंगे। फिर अवधेश सर मैं आपके पास आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इसी तरह से होगा विकास हमारे धरती पुत्रों का, ग्रामीणों का। कविराज जी, राजेंद्र मेघवाल जी ने तमाम आरोप लगा दिए बीजेपी पर, हत्याएं हो रही हैं, बड़ी जो अपनी आवाज उठा रहा है उसको उठाने नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान के किसानों पर पूछा गया, जब इनसे सवाल राजस्थान के किसानों पर पूछा गया तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसको ले जा गए। आप सबसे बड़ी स्थिति सोचिए कि आज ये बातें दावे कर रहे हैं तो इनका कहने का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर तो किसान की स्थिति खराब है लेकिन राजस्थान का किसान खुशहाल है। मतलब बड़ी सोचने वाली बात है कि राजस्थान के, मैं ऐसे ऐसे आंकड़े उठा के लाऊंगा कि राजस्थान के अंदर किसानों की जमीन की कुर्की के नोटिस आ चुके हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में राजस्थान के किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा कर्ज माफी नहीं होने की वजह से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जब इन्होंने बात की है केंद्र की, तो हाल ही में मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 19 लाख करोड़ रुपए का जो सीधे खातों में ट्रांसफर किया गया, 9,75,000 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर इन्होंने 2000 की जो किस्त थी वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत, कुछ और होगा फिगर नहीं, मेरी बात सुनिए, आप 2000 प्रति किसान, आप सुनिए मेरी, 2000 प्रति किसान के पहली किस्त खातों में पहुंचाई गई।
आप ये देखिए, ये बात अपने राजस्थान की तो करते नहीं है और सीधा सवाल है केंद्र पे ले जाते हैं। आप ये बताइए कि राजस्थान का किसान खुशहाल है क्या? सीधे सीधे शब्दों में जवाब दिए। 10 तक गिनती करने वाले किसान का कर्जा माफ हुआ क्या, नहीं हुआ? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। उसके बाद सरकार सभी वृद्धों को 8% से पेंशन भी देती कम है। कर्जा माफ कर पाए राजस्थान आप। सरकार, मोदी जी 500 रुपए 8% किसान से भी देके कौन सी राजस्थान बड़ी के बात किसान कर रहे हैं? राजस्थान सरकार तो सभी वृद्धों को और एकल अरे महिलाओं को, आप- परित्यक्ताओं को, अभी- विधवाओं को सबको अभी आप पेंशन दे रही हत्याओं की बात है, कर- विकलांगों अभी को आप पेंशन हत्याओं दे की रही बात है। कर रहे थे। केंद्र राजस्थान सरकार की- क्या दे रही है राजस्थान की बताए ना। कानून व्यवस्था की स्थिति उठा के देख लीजिए, महिला अपराधों की स्थिति उठा के देख लीजिए। लगभग आपके तो गृह राज्य मंत्री अपराध में संलिप्त है। आपके गृह राज्य मंत्री अपराध में संलिप्त है। होटल में रही, अंतरकलह में जूझती रही। आज अपराध निरंकुश, अपराध कानून व्यवस्था में पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार विफल रही है। आज महिला अपराधों की स्थिति देख लिए। गृह राज्य मंत्री क्यों नहीं बर्खास्त किए गए? अब तक इस बात का जवाब दीजिए। गृह राज्य मंत्री अजय टैनी को आए क्यों नहीं दिन महिला दुष्कर्म के मामले बर्खास्त सामने किया? आ रहे हैं। आए दिन कांग्रेस के विधायकों के गृह राज्य मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। लखीमपुर खीरी आप के अंदर कानून व्यवस्था अपराध में क्या संलिप्त है क्या वो। सरकार चला रहे हैं? उन्होंने चुनौती दी थी किसानों को। आप क्या सरकार चला रहे हैं? राजस्थान में किसी प्रकार की सरकार तो पूर्ण रूप से नदारद है। अब ये देखिए, आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। आप क्या लेकर जा रहे हैं किसान गांव में? आप क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर जाए? आज पूरे अभी हाल ही में रिट जैसे मामले के अंदर पूरे प्रदेश, क्या पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखा किस तरीके से रिट नकल मामले में विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ और राज्य सरकार की किरकिरी हुई। ठीक है अवधेश जी, अवधेश सर, हमारी बात आती है तो हम कांग्रेस पे डाल देंगे और कांग्रेस की बात आती है तो बीजेपी पे डाल देंगे, लेकिन किसान कहां इस बीच? सुमित जी देखिए, जो राजनीतिक दल हैं, जिन जिन भी व्यक्तियों का, जिन जिन भी क्लास का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं इस देश में, उनका कभी भला नहीं हुआ। मैं आपको एक एक करके गिना देता हूं। किसान, युवा, बेरोजगार, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आप इन सबकी स्थिति उठा के देख लीजिए। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो घुमा फिरा के पूरी की पूरी राजनीति जो है इन्हीं के इर्द गिर्द करते हैं, और इनकी स्थिति आप उठा के देख लीजिए, किसी भी एक तबके की स्थिति में कोई सुधार हुआ है क्या? नहीं सर, फिर सबकी सुधार हो स्थिति गया तो खराब वो है हुई ना बात कि अगले चुनाव में मुद्दा किसे बनाया जाएगा? सुधार हो गया वही तो ना। टॉपिक कहां से मिलेगा? सुधार हो गया तो वोट किससे मांगने जाएंगे? यदि 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 किसी तबके को अपनी भलाई चाहनी है तो वो राजनीतिक दलों के पास जाए कि भगवान की कृपा होगी यदि आप हमारा नाम नहीं लें तो। जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, सबसे ज्यादा दुर्गति उसी के साथ होती है। अब बात आती है कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के खुद की जो जवाबदेही है, खुद की जो जिम्मेदारी है, उससे भागा जाता है। भाजपा ये बात तो करती है कि राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हो गया क्या, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देती है कि पूरे देश में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिल गया क्या। आप कांग्रेस से सवाल पूछोगे किसानों की कर्ज माफी का तो वो सवाल पूछ लेंगे कि किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या। तो इस तरह के जो केवल खामियों को उजागर करना है, हाँ। और फिर जब सरकार में आ जाना है तो वही काम आपको करना है जो आप पहले का राजनीतिक दल कर रहा था। देखिए, पेट्रोल और डीजल की बात सबसे ज्यादा होती है अभी। हाँ। क्या कांग्रेस इस बात की गारंटी देती है कि वो जब सरकार में आ जाएगी तो ये जो व्यवस्था है पेट्रोल और डीजल की, पेट्रोल को तो ये खुद लोग ही बाजार के हवाले करके गए थे। हाँ। पहले दैनिक रूप से दाम नहीं बढ़ते थे, अलग अलग स्टेज में आश्वासन बढ़ते तो थे, दे देगी, लेकिन आश्वासन बाजार तो के हवाले तो आप ही करके गए थे उसको। हाँ, आश्वासन तो दे देगी कांग्रेस तो क्या और कोई- बीजेपी दोनों ही। क्या- मैं आता क्या हूं सर कोई- फिर से आपके क्या पास। कोई नहीं- बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, स्थिति क्या है जहां सिर्फ लब्बो लुआब? मुझे ये जानना है, दोनों जगह पर जहां चुनाव हो रहे हैं, जरा बताइए। बीजेपी और कांग्रेस को बड़े बड़े किसानों के गांव वालों के विकास की बातें कर रहे हैं लोग। बरसों बरस बीत गए, लेकिन आज भी स्थिति क्या है धरातल पर, वहां पर गांव वालों की, किसानों की? अगर हम और सबको छोड़ दे बाबूलाल, सिर्फ इन दोनों जगह की ही बात कर लें हम बस। देखिए, जी देखिए, मतदाता तो 2 पार्टों के बीच में फंसा है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। जब बीजेपी की सरकार आती है तो जब उसके काम नहीं होते तो वो कांग्रेस की तरफ देखता है और पलटी मार देता है। इस चुनाव में भी यही हो रहा है। किसान कर्ज माफी को लेकर के जब बीजेपी घेरती है तो किसान थोड़ा बहुत विरोध करने लगते हैं। इससे पहले ही जो है कांग्रेस पार्टी उनसे ये कहती है कि महंगाई कितनी हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं।
तो किसान के लिए तो कोई भी हमदर्द बन करके सामने नहीं आ रहा है। महंगाई का बड़ा मुद्दा है इस वक्त, किसान कर्ज माफी से कहीं ज्यादा आगे निकल गया है और थोड़ी सी राहत की सांस इससे कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर के किसानों के बीच में जो है मुखरता के साथ में जा रही है। रोजगार सरकार भले दे नहीं पा रही, लेकिन मोदी सरकार भी इस मामले में फेल हो गई है। हाँ। तो उसको लेकर के भी आम जनता तो पूरी तरह से भ्रमित है, और वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे जाति का मसला हो, चाहे स्थानीय उम्मीदवार की पकड़ हो, उसकी जनता के बीच में छवि हो, इनको लेकर के ही वोट पड़ते हैं। ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। जो हकीकत में मुद्दे होने चाहिए, जो इश्यू बनना चाहिए चुनाव में, वो शायद ये चुनाव आते आते जाति की तरफ बढ़ जाएंगे और उम्मीदवार की छवि, उसकी सामाजिक यानी कि उसका मेल जोल, इन तमाम चीजों के आसपास आकर के चुनाव टिक जाता है। वोट इन्हीं चीजों पर पड़ते हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये मुद्दे आखिर में आते आते गौण हो जाते हैं। हालांकि गुस्सा जरूर जनता में दिखाई पड़ता है, लेकिन शायद इन मुद्दों पर वोट नहीं पड़ता। वोट पड़ता तो शायद ये जो सरकारें हैं, ये मतदाता को जिस तरह से दोहन करती है उसके वोट का, शायद वो करना भूल जाती। और यही बड़ी गलती मतदाता भी करते हैं कि वो स्थानीय इश्यूज में उलझ के रह जाते हैं। वोटर जो हैं वो अपनी ताकत को भूल जाते हैं, जातिवाद में बढ़ जाते हैं, उम्मीदवार की छवि को इग्नोर कर देते हैं कई बार, लेकिन वो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करते, एकजुट नहीं रह पाते, जिसकी वजह से जो न जीतने वाला वो चुनाव जीत जाता कई बार इन स्थानीय चुनाव में, क्योंकि कई जगह मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, चतुष्कोणीय हो जाता है, और फिर उम्मीदवार की जो छवि है वो भी कई मायने में जो है कई बार यहाँ पर कमाल कर जाती है। कुल मिलाकर के जो स्थानीय इश्यूज हैं वो तो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर आपको वोट करना चाहिए वो गौण हो जाते हैं, इसलिए समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। सुमित, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। भारत का जो मतदाता है वो भ्रमित हमेशा रहता है। जिस इशू को लेकर के उसको वोट करना चाहिए, शायद वो इशू रहता तो है लोगों की जबान पर, लेकिन वोट बहुत कम पड़ पाते हैं। ऐसा रहता है, अक्सर देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि आज लोग भी तीसरे मोर्चे से उम्मीद लगा कर बैठे रहते हैं। लोग भी कोई उम्मीद करते हैं कि कोई नई पार्टी आए, उनका उद्धार करें, क्योंकि जो दो बड़ी पार्टियां हैं देश की, उनसे तो सारी उम्मीदें उनकी धराशायी हो चुकी हैं। कोई उम्मीद रखना अब बेमानी सा साबित हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। बूथ 140 की, वार्ड 1 और 2 की 2 जगह पर ये ईवीएम खराब हुई है, जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। आधे घंटे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया रुकी हुई है। अलवर से बड़ी खबर है, बूथ नंबर 140 पर वार्ड नंबर 1 और 2 की ईवीएम खराब। चलिए, हमारी चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का है।